बेसिक एनाटमी हमने शोल्डर जॉइंट पे पढ़ ली थी, कितने जॉइंट्स इंक्लूडेड हैं उसमें, मसल्स, वो सारे पिछले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम आ गए लोड्स ऑफ शोल्डर पे। बेसिकली लोड्स ऑफ शोल्डर में सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई हुई है कि जो हमारे पास आर्टिकुलेशन है पूरी शोल्डर गर्डल की, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बेसिकली जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है तो क्या है कि इसका मतलब वो हमारे पास बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ना, जाहिर सी बात है आर्टिकुलेशन है शोल्डर गर्डल की, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट्स है ना, ठीक है। अब जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे वो उतनी ज़्यादा हेल्प या देंगे हमें हेल्प करने के लिए कि हम जो हमारे पास जॉइंट्स हैं उनमें ये होगा कि हमारे पास मोबिलिटी ज़्यादा होगी। मोबिलिटी ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी कि फंक्शन भी ज़्यादा परफॉर्म होंगे, ठीक है, और ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि वजह क्या है, हमारे पास जॉइंट्स ज़्यादा है। जॉइंट्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी कि हमारे पास फ्रीली या ज़्यादा आर्टिकुलेशन की वजह से शोल्डर गर्डल की, ठीक है। अब उन्होंने कहा शोल्डर गर्डल जो है ना, आर्टिकुलेशन जो है उसकी सारी शोल्डर गर्डल की वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड है क्यों? क्योंकि हमने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने थे, जैसे लोड बेयर करना, ठीक है। अब हम कहते हैं हम किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं तो क्या होगा कि हमारा सारा वजन, जाहिर सी बात है, शोल्डर जॉइंट पे पड़ा है, ठीक है। अब ज़्यादा वजन शोल्डर जॉइंट पे पड़ा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जॉइंट की डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उन डिसलोकेशन के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये शोल्डर गर्डल की आर्टिकुलेशन एक दूसरे के साथ हुई है, मतलब सारे जॉइंट्स की, जिसमें ग्लेनोह्यूमरल, कोरेकोइक्रोमियल, ये सारे जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, ठीक है। दूसरा शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे, जैसे हम कहते हैं किसी ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से कोई शॉक, ठीक है। अब कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अचानक से कोई, हम कहते हैं कि इंजरी हुई है शोल्डर पे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस अप्लाई होगी हमारे पास शोल्डर पे, ठीक है, तो उसकी शॉक अब्जॉर्बिंग उसकी शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या काम कर रहा है, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं ग्लेनोह्यूमरल। अच्छा, फिर चीज़ बताई हुई है कि अगर जो हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है ना, वो ज़्यादा हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर शोल्डर जॉइंट्स, क्योंकि ये एक तो मेन जॉइंट है, ठीक है, मेन जॉइंट है शोल्डर जॉइंट में, सबसे बड़ा जॉइंट है, ठीक है। इसमें फ्रीली मूवमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लेनोह्यूमरल हमारे पास ग्लेनॉइड फोसा ह्यूमरल हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यह है इस तरह से, और ये ग्रेटर लोड को बर्दाश्त करने में या सबसे ज़्यादा बेयर करने में ना काम ये कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अगर हम कहते हैं कि हम एनालाइज करते हैं बॉडी की पोजीशन को, अज्यूम करते हैं कि हम सबसे पहली चीज़ कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि अगर हम एनालाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडी पोजीशन को बॉडी वेट पे, जो हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। बॉडी का जो वेट है, जहाँ पे मैक्सिमम वेट है ना बॉडी का, वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो हम कहते हैं कि अगर पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे हमें वैसे भी हमें पता है कि हमारे पास सेकंड सैक्रल पे हो रही होती है, ठीक है। अगर पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हमारे पास क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे आ रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोड वहाँ पे आ रहा है, वेट वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये उन्होंने कहा है कि अगर हम एनालाइज करते हैं पोजीशन ऑफ बॉडी को, तो हम डिफरेंट तरह से, मतलब अगर हम हर सेगमेंट टू सेगमेंट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ना कि हमारे पास हर बॉडी के सेगमेंट की चेंजेस की वजह से, या हम कहते हैं मूवमेंट की वजह से, क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है तो मूवमेंट आर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। बेसिक है कि मूवमेंट आर्म हम इसको कहते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स हम एक्ट करा रहे होते हैं, उसमें जॉइंट एक्सिस के दरमियान में जो एक क्या कहते हैं एंगल सा बन जाता है ना, वो मूवमेंट आर्म होता है, ठीक है। या हम कहते हैं जितना डिस्टेंस हम बेसिकली ले लेते हैं, ठीक है, ये सारा मूवमेंट आर्म होता है। फिर ने कहा मूवमेंट आर्म हम कहते हैं कि इंटायर, अगर हम कहते हैं कि हम एनालाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडी पोजीशन को बॉडी सेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम शोल्डर जॉइंट का ज्यूम करें, ठीक है, तो उसका क्या है, वेट ऑफ द ईच सेगमेंट एक्ट एज ए सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास। हमने जैसे कहा कि हर सेगमेंट का जो वेट है वो एज अ सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि मूवमेंट आर्म जो है ना हमारे पास इंटायर आर्म सेगमेंट का शोल्डर जॉइंट के साथ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है ना
कि हमारे पास डिस्टेंस हो रहा है वेट वेक्टर का, जो हमने कह दिया कि आर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या हम ठीक है जहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, दूसरे शोल्डर के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मूवमेंट आर्म बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम Here comes the diagram। ये बुक की डायग्राम है, मैंने कोई एक्स्ट्रा से नहीं ली, ठीक है। तो ये ऐसे है कि अगर ये आप देखते हो, ठीक है, ये जो डॉट शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, ये चीज़ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारे पास दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 0 डिग्री का है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली मूवमेंट आर्म जो क्रिएट हो रहा है वो 0 डिग्री का है, जहाँ पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। सेकेंडली क्या हुआ, दोबारा से बॉडी और मूवमेंट ऑफ आर्म चेंज, मतलब बॉडी की या सेगमेंट की पोजीशन चेंज की, हमने बी पोजीशन पे लेके आए हैं, ठीक है। अब जब हम इसको बी पोजीशन पे लेके आए ना, तो हमारे पास क्या हुआ कि मूवमेंट आर्म जैसे उन्होंने बताया हुआ, शोल्डर का टॉर्क कितना हो गया 700 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मूवमेंट आर्म 20 सेंटीमीटर की तरफ मूव कर गया, मतलब इतना इनके बीच में आ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्या हुआ कि हमने कहा कि फिर फोर्स, और हमने कहा मूवमेंट आर्म देखा, तो हमने क्या कहा, जब सी पोजीशन पे पहुंचा तो सी पोजीशन पे हमारे पास 1050 थे टॉर्क शोल्डर पे, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया 30 सेंटीमीटर का। तो क्या हो गया, हमारे पास बेसिकली हमारे पास मूवमेंट आर्म इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब हम जैसे जैसे मूवमेंट या एबडक्शन की मूवमेंट करवाना शुरू करते हैं, मतलब हम बेसिकली हम कहते हैं कि हम अगर एबडक्शन करवा रहे हैं, तो हम जब एबडक्शन की मूवमेंट करवाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट आर्म इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर टॉर्क क्रिएटेड बाय शोल्डर बाय द वेट ऑफ द आर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ आर्म वेट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द आर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द शोल्डर, तो हमारे पास बेसिकली ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। शोल्डर ने टॉर्क क्रिएट किया है, मतलब टॉर्क क्रिएट हुए शोल्डर पे, किस वजह से, जो हमारे पास आर्म है वेट का, ठीक है, उसके वजह से, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास आर्म की वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द आर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है आर्म के वेट का और हमारे पास आर्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और शोल्डर के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, आर्म का वेट ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, 35 से ये। फिर हम नेक्स्ट ये जो हम बात कर रहे थे ना, ठीक है, ये हम सारी पोजीशंस की बात कर रहे थे, जब हमने कहा कि हमारे पास सिंपली हम कहते हैं कि हम मूवमेंट करते हैं। अब ये डायग्राम में आपने पीछे देखा भी था कि आर्म फुली एक्सटेंड था, फ्लेक्स नहीं था, ठीक है। अगर फ्लेक्स होता है ना आर्म, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हर पार्ट को सेपरेटली एनालाइज करना पड़ता है, मतलब फोर आर्म हैंड्स के सेगमेंट्स को सेपरेटली एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब वेट ऑफ द जो वेट है ना हमारे पास आर्म, वो से आर्म का वो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होता है बॉडी के वेट के, ठीक है। मतलब टोटल जो आर्म का वेट है वो बॉडी का जो वेट है उसके सिर्फ 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली वेट दे रहा है, ठीक है उसका। अच्छा, हम कहते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि हम कहते हैं जो हमारे पास सिंपली हम चीज़ कहते हैं कि हमारी जो लेंथ है हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड आर्म की, वो लार्ज सेगमेंट मूवमेंट आर्म्स को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लार्ज टॉर्क प्रोड्यूस होती हैं। जो मसल्स हैं हमारे पास वो भी उनको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, शोल्डर के। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। मेन जो हमारे पास चीज़ है वो ये आ रही है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, लार्ज टॉर्क है, सब ये तो लार्ज है, ये मूवमेंट आर्म भी ज़्यादा है, मगर जो हमारे पास क्या है, हाँ ठीक है, हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज नहीं कह सकते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम मूवमेंट को परफॉर्म कराना चाहते हैं ना, तो अगर हमें फोर्स कम इस्तेमाल करके कोई मूवमेंट करानी है, तो हमें क्या कराना है कि उसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा रखना है, टॉर्क भी ज़्यादा। अब जब मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि शोल्डर मसल्स काउंटर वर्क कर रहे थे, ठीक।
ठीक है। तो उसके साथ अगर हम कहते हैं कि ये जो मसल्स हैं हमारे पास शोल्डर के, ठीक है, वो हमारे पास सपोर्ट करते हैं एक्सटेंडेड आर्म को, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या कहा कि अभी मूवमेंट आर्म और टॉर्क का हमने पढ़ा, ठीक है। एक्सटेंडेड आर्म को सिर्फ सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सटेंडेड आर्म को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फोर्स कम लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम कहते हैं कि एक्सटेंडेड आर्म को सपोर्ट करें क्योंकि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि कंप्रेसिव लोड को ना सस्टेन बर्दाश्त करने की को रखता है, मतलब बर्दाश्त कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली इतना ज़्यादा कि अगर 50% ऑफ द बॉडी वेट भी लगाया जाए ना तो फिर भी इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लोड को हाफ पे कर देते हैं, मतलब अगर 50 का 25 भी हम लगाते हैं, तब जब एल्बो मैक्सिमली फ्लेक्स्ड है तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि उसमें अब मैक्सिमली फ्लेक्स्ड है आर्म, तो हमारे पास क्या हो गया, आर्म फ्लेक्स है लाइक दिस, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये शोल्डर है, एक मिनट हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं ये शोल्डर है, ये आर्म है, ठीक है। मैं मैक्सिमली फ्लेक्स नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है शोल्डर, ये आर्म है और ये एल्बो, ठीक है। हमने कहा एल्बो मैक्सिमली फ्लेक्स्ड है तो हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। डिस्टेंस मतलब यहाँ का दोनों का एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। जब एंगल कम हुआ तो मूवमेंट आर्म भी कम हो गया, ठीक है। मूवमेंट आर्म डिक्रीज हो गया, ठीक है। मूवमेंट आर्म डिक्रीज होने की वजह से हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कराने के लिए। अब जब किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कराने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है हैंड्स और फोर आर्म्स पे, क्योंकि हैंड्स और फोर आर्म के मूवमेंट आर्म कम हुआ ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है, एक रोटेशनल टॉर्क ह्यूमरस पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस होती है जो हमारे पास क्या चाहिए, जिसको प्रोड्यूस होने के लिए चाहिए होता है एडिशनल मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मतलब शोल्डर की जो एडिशनल मसल्स हैं उनकी भी एक्टिवेशन ही करवा देता है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि हम एक्सटेंडेड पोजीशंस में ज़्यादा मूवमेंट कराएं, ठीक है। इसी इफेक्ट की वजह से अर्गोनॉमिस्ट ने बहुत से वर्कर्स और डेस्क टेबल जो ऐसे बंदे हैं जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड दी होती हैं कुछ पोजीशंस, जैसे आर्म उन्होंने कहा 20 और लेस एबडक्शन में होना चाहिए या 25 और लेस फ्लेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, और लेस ऑफ फ्लेक्शन और 20 और लेस ऑफ एबडक्शन, ठीक है। हमारे पास ये वर्कर्स होते हैं ना बेसिकली क्योंकि ज़्यादा देर इन्होंने एक ही पोजीशन को एक्वायर करना होता है। अच्छा, अब जो पेज ज़्यादातर होते हैं ना ऐसे लोग जो ओवरहेड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी इशू होता है, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों में ये होता है कि ओवरहेड मूवमेंट जो लोग लगातार करते होते हैं इनमें क्या होता है, डिजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली डिजनरेटिव टेंडनाइटिस प्रोड्यूस हो जाता है, टेंडन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है डिजनरेशन की वजह से, ठीक है। और ये बेसिकली बहुत मेजर मसल्स, मतलब 2 मेजर मसल्स जो ज़्यादा काम कर रहे थे जिनमें बाइसेप्स और सुप्रास्पाइनेटस है वो उनमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही होती है, ठीक है। सस्पेक्टेबल होता है कि उन लोगों में ज़्यादा ये चीज़ हो जाए, ठीक है, जो ओवरहेड मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों में ना हो लेकिन उनमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं जो मसल्स हमारे पास ह्यूमरस के साथ अटैच हैं, ठीक है, वो मसल्स जो हमारे पास ह्यूमरस के साथ अटैच है स्मॉल एंगल्स, ठीक है। स्मॉल एंगल्स पे हमारे पास मतलब जो मसल्स और ग्लिनाइड फोसा जो है ना, जो मसल्स अटैच ऐसे ह्यूमरस और ग्लिनाइड फोसा के साथ, लेकिन एंगल्स उनके काम है, ठीक है, वो शेयर में मतलब खिंचाव की फोर्स पे कंट्रीब्यूट करिए, ना कि दबाने की, कंप्रेसिव फोर्स पे नहीं। शेयर फोर्स जो होती है ना, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये है ना तो हम इसको खींचने के लिए जो फोर्स, दूर करने के लिए फोर्स अप्लाई करें ना, वो हम कह सकते हैं शेयर है, ठीक है। और कंप्रेसिव फोर्स को हम ऐसे ले सकते हैं कि हम अगर ये खुली हुई खिंचाव में है तो हम इसको वापस लाने के लिए दोनों एक दूसरे के अपोज काम करें, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ऐसे मसल्स जो होते हैं वो शेयर की फोर्स को, मतलब शेयर फोर्स जॉइंट पे देते हैं, शेयर ना कि हमारे पास कंप्रेशन को, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये मसल्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग जो है ना ह्यूमरस का स्टेबलाइजिंग होती है। अब ये मसल्स हमारे पास स्टेबलाइजिंग रोल बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं क्योंकि ह्यूमरस को जब हम कहते हैं ग्लिनाइड फोर्स में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हम मूव करते हैं ना तो हमारे पास एक पावरफुल मसल्स चाहिए होते हैं
पावरफुल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। पावरफुल मसल्स होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्शन मसल पे करा रहे हैं, ठीक है, या मूवमेंट करा रहे हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो मसल्स जो बड़े मसल्स हैं ना, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि उनके वो डिसलोकेट भी कर सकते हैं जॉइंट को, उस मूवमेंट को परफॉर्म कराने के। इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम कहते हैं कि डिसलोकेशन को मेनली प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम शेयर फोर्स ये मसल्स जो है ना अप्लाई गई है, ये मसल्स जो होता है कंट्रीब्यूट कर रहे थे शेयर फोर्स में, ठीक है। इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल अगर आप आर्म को एलिवेट करते हो, ठीक है, आप आर्म को ऊपर की तरफ एलिवेट कर रहे हो, एक तरफ से डेल्टॉइड काम करेगा, दूसरी तरफ से रोटेटर कफ काम करेगा, ठीक है। डेल्टॉइड ने क्या किया कि उसने अपवर्ड शेयर फोर्स लगाई, ठीक है, और ऊपर की मतलब ऊपर अपवर्ड शेयर फोर्स लगाई, और जो दूसरा है मतलब रोटेटर कफ के हैं वो सारों ने नीचे की तरफ लगाई। अब इन दोनों ने क्या किया कि एक क्या कह सकते हो कि आप अपोजिंग इन लोगों ने इफेक्ट प्रोड्यूस करके उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी दोनों तरफ से काम हो रहा है ना, तो बीच में हम कहते हैं कि डिसलोकेशन के चांसेस बहुत कम है। मतलब हम कहते हैं कि एक दूसरे को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, ऊपर से भी फोर्स आई, नीचे से भी फोर्स आई, दोनों को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम शेयर फोर्स जो होती है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट होती है जब आर्म को हम एलिवेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री पे, ठीक है, ग्लेनोडुलर जॉइंट पे। जब मैक्सिमली आर्म शेयर फोर्स प्रोड्यूस होती है जब हम आर्म को क्या कहते हैं, एलिवेट करें अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री पे, ठीक है। सो लोअर्स आज खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कॉमन इंजरीज को देख लेते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।